अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में एटॉमिक न्यूक्लियस से रिलेटेड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड द रेडिएशंस एमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच आर अल्फा, बीटा एंड गैमा, उनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ उनकी इक्वेशंस को भी डिस्कस किया था। सो उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू लेके चलता हूँ। आज हमारा रेडियो एक्टिविटी में ही अगला टॉपिक है, दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। इस लॉ की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पहले कुछ टर्म्स आपके सामने डिफाइन करना चाहूँगा। जो आपका ओरिजिनल रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है बिफोर डिके, उसे बेसिकली रेडियो एक्टिविटी में पेरेंट एलिमेंट कहा जाता है। और आफ्टर द एमिशन ऑफ रेडिएशंस, जो हमने अपनी लास्ट क्लास में ऑब्जर्व किया था कि अल्फा की एमिशन अगर होगी या बीटा की अगर एमिशन होगी तो एलिमेंट में चेंज आएगा। गैमा की एमिशन में बेसिकली आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट सिर्फ एक्साइटेड होता है, तो वो सिर्फ एनर्जी एमिट करता है। सो दैट मीन्स अगर कोई पेरेंट एलिमेंट अपने में से अल्फ़ा को एमिट करे या बीटा को एमिट करे तो वो एक नया एलिमेंट बन जाता है और उसे रेडियो एक्टिविटी में डॉटर एलिमेंट कहते हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा कि अगर जो नया एलिमेंट बना है डॉटर एलिमेंट वो स्टेबल है तो आपकी रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे एंड हो गई। बट अगर वो डॉटर एलिमेंट जो बना वो भी अनस्टेबल है और वो अपने अंदर से मज़ीद अल्फ़ा, बीटा, गैमा की एमिशन करेगा, तो याद रखिएगा फॉर द नेक्स्ट रेडियो एक्टिविटी स्टेप आपका ये डॉटर एलिमेंट क्या बन जाएगा? पेरेंट। आई रिपीट, ओरिजिनल रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ अ पेरेंट एलिमेंट। आफ्टर द एमिशन ऑफ अल्फ़ा, बीटा जो नया एलिमेंट बना वो डॉटर एलिमेंट। अगर वो स्टेबल है तो चले यहाँ पे कहानी ख़त्म। लेकिन अगर वो अनस्टेबल है तो वो मज़ीद रेडिएशंस को एमिट करेगा, तो फॉर नेक्स्ट रेडियो एक्टिविटी आपका जो डॉटर एलिमेंट है वो पेरेंट एलिमेंट के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। एक बात, अब ये लॉ क्या कहता है, मैं पहले आपके सामने इस लॉ की स्टेटमेंट को रखना चाहूँगा। इस लॉ की स्टेटमेंट ये है कि रेट एट विच एनी सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके इज directly proportional to the number of parent nuclei originally present in sample। सो इस स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपका कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब वो डिके करेगा, मतलब उसमें नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाइज में चेंज आएगा, तो उस डिके का जो रेट है वो उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में मौजूद जो ओरिजिनल नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई हैं उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इंग्लिश से उर्दू की ट्रांसलेशन अभी मैंने आपके सामने की है। सो लेट्स स्टार्ट विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। सो मैथमेटिकली अगर मैं आपके सामने इसके एक्सप्रेशन को बनाना चाहूँ तो लेट अज्यूम कि एन नॉट इज़ बेसिकली ओरिजिनल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई और डेल्टा टी इज़ बेसिकली टाइम टेकन फॉर डिके and delta n number of parent nuclei change to daughter nuclei in time delta t। इन 3 सिंबल्स को मैं आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे भी समझाऊंगा और उसके बाद इनके रिलेशंस को बनाना शुरू करते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूँ कि एक पेरेंट एलिमेंट है जिसमें 100 टोटल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई हैं।
और मैं आपको ये कहूँ कि इस पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव एलिमेंट को मैंने 2 दिन तक ऑब्ज़र्व किया, ठीक है, और 2 दिन के बाद जो इसमें डिके आया, मतलब इसमें कितने एलिमेंट डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट होगा, वो मैं किस तरह पता कर सकता हूँ कि मैं ये पता करूँ कि इसमें कितने रह गए। लेट्स इसमें रह गए 50। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको ये कहूँ तो दिस 100 इज़ बेसिकली ए नॉट। डिके कितने का आया है वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, 50 में से 100 माइनस करूँ तो आंसर कितना आएगा, 50। अब मैं कहता हूँ कि जो 50 है ये मज़ीद अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करता है। मैंने मज़ीद इसको 2 दिन के लिए ऑब्ज़र्व किया, तो अब इसमें जो डिके आया लेट्स से वो अब मुझे कैसे पता चला कि अब इसमें रह कितने गए, 25। तो अब अगर मैं आपको कहूँ कि अगले रेडियो एक्टिव इवेंट के लिए ये 50 एक्ट करेगा एज ए नॉट, और अगर मैं डिके निकालूँ तो डिके कितने का आएगा, तो 25 माइनस 50 माइनस करूँ तो आंसर आएगा 25। सो इस एग्जाम्पल पे ऑब्जर्वेशन करें कि जितना पेरेंट एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ज़्यादा होते हैं उतना डिके ज़्यादा होता है। देखें अगर पेरेंट एलिमेंट में 100 न्यूक्लियाई थे तो डिके 50 का आ रहा था। अगर आपके पेरेंट एलिमेंट में जो ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो 50 हैं तो डिके 25 का आ रहा है। तो नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई को अगर आप कम करते जाएंगे तो डिके की वैल्यू भी कम होती जाएगी। दैट शोज़ कि डेल्टा एन डिके is directly proportional to the total number of nuclei present in parent element। और ये काम ऑब्वियसली बात है मैं टाइम के रिस्पेक्ट से भी ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ। यानी अगर मैं आपके सामने उसी एग्जाम्पल को दोबारा रखूँ तो टोटल मैंने 4 दिन के लिए ऑब्ज़र्व किया और मैं फाइनल पूरा ओवरऑल डिके निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, तो आप ओरिजिनल 100 कंसीडर करेंगे, 4 दिन के बाद 25 है, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 25 और 100 को माइनस करूँ तो 75 का डिके आया है। मैं 6 दिन ऑब्ज़र्व करूँगा, मज़ीद डिके बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि डिके इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑब्ज़र्व टाइम। अगर मैं इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नॉट डेल्टा टी। हम ये बात मानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी इज़ इक्वल टू एन कांस्टेंट, और क्योंकि ये डिके डिक्रीजिंग चेंज है तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे एक अदद माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा। So that means therefore delta n is equal to minus constant into n naught delta t। अब यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट को आप बेसिकली लैम्डा कहते हैं, विच इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट। तो आपके लिए डेल्टा n का फॉर्मूला बन गया माइनस लैम्डा n नॉट डेल्टा t। अब इस फॉर्मूले से बेसिकली मैं आपके सामने अपनी स्टेटमेंट को प्रूफ करता हूँ। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ डेल्टा एन अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा एन नॉट। तो गौर करें तो आपका रेडियो एक्टिव लॉ जो है वो यही कह रहा था कि डेल्टा एन डिके अपॉन टी रेट ऑफ डेल्टा एन अपॉन टी का मतलब रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट इन पेरेंट एलिमेंट दैट इज एन नॉट। इस डेल्टा एन अपॉन टी को जिसे आप रेट ऑफ डिके भी कहते हैं, इस रेट ऑफ डिके को इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे रेडियो एक्टिविटी में एक्टिविटी ऑफ सैंपल कहा जाता है कि कितने टाइम में आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितना डिके लेकर आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर एक्टिविटी का फॉर्मूला आपके पास क्या बना, माइनस लेमडा एन नॉट। अच्छा, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी में आपने मेरे साथ एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना है एंड दैट इज रिलेटेड फॉर हाफ लाइफ। हाफ लाइफ आप किसे कहते हैं? टाइम टेकन बाय हाफ ऑफ द पेरेंट एलिमेंट टू कन्वर्ट itself into daughter nuclei।
बल्कि मैं यहाँ पे करेक्शन करूँगा, उसको पेरेंट न्यूक्लियाई कहते हैं, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय टी हाफ। बेसिकली आप सेकेंड ईयर की बुक उठा के देखेंगे तो आपको हाफ लाइफ का डायरेक्ट ये फार्मूला नज़र आएगा, दैट इज़ टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लेमडा। ये वो फार्मूला है जिससे आप किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल की हाफ लाइफ को कैलकुलेट करते हैं। अब ज़रा पहले इस डेफिनेशन फार्मूले के बाद जो है मैं आपके सामने पहले इसका कॉन्सेप्ट रखना चाहूँगा। यानी हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट के पास दो टाइम है। एक वो टाइम है जिसको मैं ये कहूँ कि उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का ऑब्जर्व टाइम है, जिसमें मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और एक उसका अपना टाइम है विच इज़ कॉल्ड हाफ लाइफ, जिसमें वो अपने आप को आधा कन्वर्ट कर देगा किसमें, डॉटर एलिमेंट में। मीन्स अगर मैं आपके सामने एक सिंपल सी, मैं आप लोग ये टॉपिक जो है वो मैट्रिक की फिजिक्स में ही पढ़ कर आए हैं, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि 100 ग्राम रेडियम है। इस 100 ग्राम रेडियम की जो हाफ लाइफ है वो लेट से मैं आपको कहता हूँ 400 ईयर्स है। तो आप मुझे बताएं कि ये पर्टिकुलर रेडियम जो है वो 2000 साल के बाद हाउ मच रेडियम शुड बी लेफ्ट। ठीक है, तो अब आप गौर करें तो ये जो 2000 ईयर्स है ये इसका ऑब्जर्व टाइम है कि मैं इसको कितनी देर के लिए ऑब्जर्व कर रहा हूँ। 400 ईयर्स इसकी हाफ लाइफ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका टाइम स्टार्ट होगा 0 से, जब आपके पास रेडियम है 100 ग्राम। अब मिसाल के तौर पे 0 ईयर पे उसकी जो वैल्यू थी वो 100 ग्राम थी। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, गुजरते टाइम जैसे ही 400 साल गुजरेंगे, 400 ईयर्स, इसका मतलब ये 100 ग्राम जो है वो अपने आप को हाफ कर देगा, यानी कि कितना बच गया, 50 ग्राम। फिर टाइम गुजरेगा, ठीक है, 500 ईयर, 600 ईयर, 700 ईयर, अगली हाफ लाइफ आएगी जैसे 800 साल पूरे होंगे। अब उस 800 ईयर का पेरेंट एलिमेंट कौन है, 50 ग्राम। इसका मतलब वो फिर दोबारा हाफ हो जाएगा, 25 ग्राम बचा। फिर गुजरा टाइम 1200 ईयर्स, फिर हाफ हो जाएगा 12.5। फिर गुजरा टाइम 1600 ईयर्स, फिर 12.5 हाफ होगा 6.25। फिर गुजरा 2000 ईयर्स, फिर 6.25 हाफ हो जाएगा 3.125। इसका मतलब मुझे अगर आपसे ये पूछना पड़े कि 2000 ईयर्स के बाद इसका कितना सैंपल बाकी बचा होगा, तो दैट इज़ 3.125। इसका तब कितना डेके आया होगा वो आप कैसे निकालेंगे, 100 में से 3.125 को माइनस करके। तो आप ज़रा गौर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस पूरी एग्जाम्पल में आपको लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके भी ऑब्जर्व होता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ 400 साल तक ऑब्जर्व करूँगा तो 50 का डिके आएगा, 800 साल तक ऑब्जर्व करूँगा 75 का डिके आएगा, 1200 साल तक ऑब्जर्व करूँगा 87.5 का डिके आएगा। टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, डिके बढ़ता जा रहा है। दैट इज़ डेल्टा एन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। एंड अगर आप यहाँ पर पेरेंट एलिमेंट के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से ऑब्जर्व करें तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले 100 थे, डिके 50 का आया, फिर 50 रह गए पेरेंट तो डिके 25 का आया, फिर 25 रह गए 12.5। इसका मतलब पेरेंट एलिमेंट के न्यूक्लियाई की तादाद कम होती जा रही है तो डिके भी कम होता जा रहा है। अब इस ऑब्जर्वेशन में बेसिकली अगर आप गौर करें ना तो आपको ये पता करना होता है कि आपके ऑब्जर्व टाइम में आपकी हाफ लाइफ कितनी दफ़ा आ रही है। तो आपके ऑब्जर्व टाइम में आपकी हाफ लाइफ कितनी दफ़ा आ रही है, इसको आप काउंट्स कहते हैं। और ये आप किस तरह निकालते हैं कि आप अपने ऑब्जर्व टाइम को अपने हाफ लाइफ से डिवाइड करते हैं। यानी मैं अभी आपकी पिछली एग्जाम्पल को ही देखते हुए, ऑब्जर्व टाइम आपका था 2000, हाफ लाइफ आपकी थी 400, इसका मतलब काउंट कितना है 5। दैट डजेंट मीन कि मुझे 100 को 5 से डिवाइड करना है, दैट मीन्स मुझे 100 को आधा करना है 5 दफ़ा, मतलब दैट मीन्स मैं 100 को 2 से 5 दफ़ा डिवाइड करूँगा। ठीक ना, इसी ऑब्जर्वेशन पे रहते हुए मैं आपके सामने ग्राफ भी बनाना चाहूँगा इसी हाफ लाइफ से रिलेटेड। और उस ग्राफ को बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं ग्राफ बनाऊँगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन पेरेंट एलिमेंट। ये मेरा वाई एक्सिस हो गया और ये मेरा ऑब्जर्व टाइम हो गया, ओरिजिन 0। एक बात बताएं, अपनी एग्जाम्पल को जहन में रखिएगा। तो एट टाइम ज़ीरो आपके टोटल नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई की वैल्यू कितनी थी, लेट से मैं उसको n0 कह देता हूँ जो हमने यहाँ पे सिम्बॉलिकली रखा हुआ है।
जैसे ही आपकी ऑब्जर्व टाइम में पहली हाफ लाइफ आएगी, फर्स्ट हाफ लाइफ आएगी, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका टोटल एन नॉट है ये हाफ हो जाएगा। तो अगर मैं पॉइंट प्लॉट करूं तो पॉइंट आपके लिए यहाँ प्लॉट होगा, ओरिजिन पे आपके लिए पॉइंट ये रहा। अब जैसे ही आपके ऑब्जर्व टाइम में सेकेंड हाफ लाइफ आएगी, तो अब मुझे पहले एक बात बताएं, आपके पेरेंट एलिमेंट में इसका ओरिजिनल नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई कितने हैं, एन नॉट अपॉन 2। अब वो मजीद हाफ होंगे, मतलब एन नॉट अपॉन 4, यानी कि आप इस स्पेस की बात करें, इस स्पेस की अगर आप बात करें तो आप इसका हाफ कर रहे होंगे, एंड दैट इज़ बेसिकली सिम्बॉलिकली अगर मैं लिखने बैठूँ तो दैट इज़ एन नॉट अपॉन 4। तो अगर मैं पॉइंट ड्रॉ करूँ तो वो आपके लिए पॉइंट यहाँ पड़ेगा। देन थर्ड हाफ लाइफ आएगी, आप इसका हाफ करें, ठीक है, दैट इज़ एन नॉट अपॉन 8। तो अगर आप इसको हाफ करेंगे तो दैट इज़ दिस वन। सो अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो वो ग्राफ आपके लिए इस तरीके से प्लॉट हो रहा होगा। ठीक है, दैट शोज के नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, इस कर्व को मैस एक्सपोनेंशियल कर्व कहती है। इस कर्व को मैस एक्सपोनेंशियल कर्व कहती है। तो अब अगर मैं इस पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल कर्व से रिलेटेड रिलेशन लिखना चाहूँ, मैं फिर वही कहूँगा मैस के रिस्पेक्ट से इसकी पूरी प्रॉपर डेरिवेशन एंड डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड। बट आपकी बुक में इसका रिलेशन भी डायरेक्ट लिखा हुआ है। उन्होंने डायरेक्ट एक काम किया, पहले उन्होंने दो सिम्बल्स इंट्रोड्यूस करवाए। द फर्स्ट इज एन टी। एन टी आप किसे कहते हैं, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट एनी टाइम टी। मतलब अगर आपको इस कर्व पे से किसी भी टाइम पर यह पता करना है कि आपका रेडियो एक्टिव सैंपल में कितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मौजूद हैं, सो हाउ विल यू फाइंड इट, कि आप टाइम के एक्सिस पे आएंगे, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन द एक्सपोनेंशियल कर्व, देन अगेन परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन वाई एक्सिस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। एंड एन नॉट हमने किसको कहा हुआ है, एन नॉट हमने कहा हुआ है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम इक्वल्स टू 0। अब मुझे एक बात बताएं कि आपका टाइम का नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई से रिलेशन क्या है, एक्सपोनेंशियल। तभी आपके पास यहाँ पे एक और फॉर्मूला बनता है एन टी मैथमेटिकली। वो तो ग्राफिकली मैंने आपको समझाया ना कि आप किस तरह निकाल सकते हैं। मैथमेटिकली आप कैसे निकाल सकते हैं कि अगर आपको एन टी फाइंड करने के यार इतने टाइम के बाद मेरे पेरेंट एलिमेंट कितने बच गए होंगे, तो वो एन टी का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये फॉर्मूला और हाफ लाइफ का फॉर्मूला प्रॉपर डिराइव होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के थ्रू, क्योंकि बुक में डायरेक्ट फॉर्मूले इस वजह से लिखे हुए हैं क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते नहीं हैं। मैथ्स के स्टूडेंट तो पढ़ते हैं, मैं डेरिवेशन आपके सामने रख सकता हूँ और वो मैथ्स वालों को समझ में आ भी जाएगी, बट वो ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वो इस वजह से डायरेक्ट आपके बुक में इसके फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो दिस इज़ द होल टॉपिक रिलेटेड टू लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। तो हम अपने तीसरे कॉन्सेप्ट पे पहुंच चुके हैं रेडियो एक्टिविटी में। मैं क्विक रिव्यू दूंगा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पढ़ चुके हैं, बेसिक डेफिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, इक्वेशंस रिलेटेड टू रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, एंड देन लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, which is my third lecture. Thank you so much, students. In the next lecture we will definitely do the numericals of radioactivity.